नमस्कार दोस्तों। रविंद्र कौशिक जासूसी की दुनिया का ये वो नायाब सितारा है जिसने देशभक्ति की मिसाल कायम कर दी है। हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसी R&AW रॉ के एजेंट के रूप में रविंद्र कौशिक ने इंडिया के लिए वो काम किया है जो सबके बस की बात नहीं थी। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर से ही होती है और शुरुआती पढ़ाई करने के बाद रविंद्र कौशिक श्रीगंगानगर के ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहां से बीकॉम की पढ़ाई करने लगते हैं। बीकॉम की पढ़ाई करते वक्त रविंद्र कौशिक को ड्रामा में रोल प्ले करने का शौक होने लगा और वो धीरे धीरे रोल प्ले करने लगे अपने कॉलेज के लेवल पे ही। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र कौशिक एक बार 1975 में लखनऊ जाते हैं रोल प्ले करने के लिए और वहां पर रविंद्र कौशिक एक देशभक्त सैनिक का रोल प्ले करते हैं जो चीनी सेना के कब्जे में आ जाता है और उसको खूब टॉर्चर किया जाता है। उसके बावजूद वो कोई भी राज उगलने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था जिसमें भारत दुर्भाग्यवश हार गया था। भारत का ही एक सैनिक चीनी सेना के कब्जे में आ जाता है और चीनी सेना उसको खूब प्रताड़ित करती है, खूब उसको टॉर्चर करती है, लेकिन वो सैनिक टूटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब ये प्ले हो रहा था लखनऊ में, तभी वहां पर कुछ रॉ के अधिकारी बैठे थे और चूंकि रॉ की नजर रविंद्र कौशिक पर कॉलेज के दिनों से ही थी, क्योंकि रविंद्र कौशिक एक्टिंग बड़ी मस्त मतलब बेहतरीन कर लेता था और ऐसे ही लोगों को रॉ की जरूरत भी होती थी। रॉ को ऐसे ही लोगों की जरूरत भी थी जो असल जिंदगी में भी अच्छी एक्टिंग कर ले, जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो। तब पहली बार रॉ के लोग रविंद्र कौशिक के सामने आते हैं और कहते हैं कि आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की, बहुत जबरदस्त आपने एक्टिंग की। और रविंद्र कौशिक से पूछते हैं कि अगर आपके अंदर सचमुच देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप हमसे दिल्ली में आकर के मिलिए। तब रविंद्र कौशिक को ये नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्हें लगा होगा कि नौकरी के सिलसिले में ऐसा कुछ। तो जब रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे दो रॉ के अधिकारी मिलते हैं और वो रॉ के अधिकारी जो थे वो रविंद्र कौशिक को रॉ के ऑफिस में ले जाते हैं, पूरा भ्रमण करवाते हैं। तब रविंद्र कौशिक को पहली बार ये पता चला कि भारत की कोई खुफिया एजेंसी है जिसका नाम रॉ है, R&AW है। रॉ के जो पहले बहादुर ऑफिसर थे, उनके जो बहादुर एजेंट थे, उनकी कहानियां रविंद्र कौशिक को सुनाई जाती हैं, उनको बताया जाता है और रविंद्र कौशिक को काफी मोटिवेट किया जाता है। और फिर उसके बाद ये रविंद्र कौशिक से पूछते हैं कि आप देश के लिए जासूसी करेंगे? तब रविंद्र कौशिक बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं। और जब रविंद्र कौशिक रॉ में काम करने के लिए सहमति दे देते हैं तो उसके बाद रॉ उन्हें दिल्ली, पठानकोट और अमृतसर के रॉ के ऑफिस में और अन्य जगहों पर लगभग 2 साल उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। चूंकि रविंद्र कौशिक ने जब रॉ में काम करने के लिए सहमति दी, तब रॉ ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि आप जो भी काम करेंगे बहुत गोपनीय तरीके से करेंगे और आप क्या कर रहे हैं इस बात की खबर आपके परिवार वालों को भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का ये कि आपके परिवार को भी नहीं पता होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। तो रविंद्र कौशिक की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग कराई जाती है। उस ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र कौशिक को उर्दू पढ़ना सिखाया जाता है, उनको कुरान पढ़ाया जाता है,
उनको नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। क्योंकि रविंद्र कौशिक की अदाकारी की महारत को देखते हुए रॉ ये पहले ही डिसाइड कर लेती है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के तौर पर भेजा जाएगा। अंडरकवर एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे देश में जाकर के परमानेंट वहां का निवासी हो जाता है और वहां की जो भी उसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है वो अपने देश के साथ साझा करता है। तो रविंद्र कौशिक की इसी तरह से कुछ ट्रेनिंग कराई जाती है कि उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा और वहां पर उनको हमेशा रहना होगा। इस लिहाज से पाकिस्तान का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना किस तरह से है, सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। कैसे दुआ सलाम किया जाता है, कैसे नमाज पढ़ा जाता है, उनको यहां तक कि हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जब 1977 में उनके रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब रॉ उनको पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी करने लगता है और उन तैयारियों में रॉ जो है रविंद्र कौशिक का पाकिस्तान का मूल निवासी के रूप में उनको स्थापित करने के लिए पूरा जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट था, उनका राशन कार्ड, उनका आईडी कार्ड, उनका एड्रेस, सब कुछ, क्योंकि रॉ का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि वो उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। पाकिस्तान में उनका मूल निवास दिखाया गया और तब फाइनली 1977 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। पाकिस्तान जाने से पहले रविंद्र कौशिक की जो भी पहचान इंडिया में थी सबको नष्ट कर दिया जाता है, सबको खत्म कर दिया जाता है। और चूंकि जासूसी की दुनिया का एक काला सच ये भी है कि आप देश के लिए, जिस देश के लिए जासूसी कर रहे हैं, अगर दूसरे देश में आप अगर पकड़ लिए जाते हैं तो आपका ही देश आपको पहचानने से इनकार कर देता है। इस वजह से उनके जो भी पहचान थे इंडिया में उसको नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद रविंद्र कौशिक को जो है, जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान जाता है तो अपने घर वालों से कहता है कि मेरी दुबई में एक जॉब लग गई है, मैं दुबई जा रहा हूं वहां पर नौकरी करने। लेकिन वो पाकिस्तान जाता है। चूंकि 1965 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ वॉर हो चुकी थी, इस वजह से इंडिया की जो खुफिया एजेंसी थी रॉ, उसने अपने एजेंट को पाकिस्तान भेजना शुरू किया बड़े पैमाने पर कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, इंडिया के खिलाफ क्या चल रहा है, सब कुछ इंडिया को इंटरनली पता चलता रहे। जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के कराची जाते हैं तो कुछ ही दिनों में वहां पर वो एक आम लोगों की तरह घुल मिलकर रहने लगते हैं। और रविंद्र कौशिक इंडिया को रॉ ने जितना उनसे उम्मीद की थी, बताते हैं कि उसके 10 गुना 20 गुना वो इंडिया के लिए एक सफल साबित हुए हैं। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में के कराची में रहने लगते हैं तो कराची में ही एक लॉ कॉलेज से वो एलएलबी की पढ़ाई भी करने लगते हैं और 3 साल तक वो लॉ करते हैं। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन देखते हैं कि पाकिस्तान की अखबार में आर्मी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। तो रविंद्र कौशिक फौरन उस वैकेंसी में अप्लाई कर देते हैं और इत्तेफाक देखिए कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा बन चुके थे। ये दुनिया के टफेस्ट कामों में गिना जाएगा कि आप जिस देश की जासूसी करने जा रहे हैं उसी देश की आप आर्मी में घुस करके उसकी जासूसी करें, ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा बन चुके थे और वो जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती थी वो अपने रॉ के माध्यम से अपने देश पहुंचाते थे। जैसे पाकिस्तान की डिफेंस की इंफॉर्मेशन, वहां की एटॉमिक पावर की इंफॉर्मेशन, इंडिया के खिलाफ क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन, इंडिया से बचने का क्या उपाय है पाकिस्तान के बाद, मतलब जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती थी सब वो एक के बाद एक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ दिन बाद रविंद्र कौशिक को एक पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर की बेटी अमानत से
प्यार हो जाता है और रविंद्र कौशिक आगे चल करके अमानत से ही वहां पर शादी कर लेते हैं। अमानत से शादी करने के दो उद्देश्य थे। एक तो उनका खुद का, चूंकि प्यार हो गया था उनको, इस वजह से शादी। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि चूंकि पाकिस्तान के वो मूल निवासी दिखाए गए थे, तो किसी को ये शक ना हो कि ये पाकिस्तान के हैं कि नहीं है। शादी होना भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उनके लिए। जब शादी हो जाती है तो अमानत से ही, चूंकि रविंद्र कौशिक को जब पाकिस्तान भेजा जाता है ना, तो उनका नाम भी बदल दिया जाता है। सारी तैयारियों में उनका नाम भी बदल दिया जाता है। रविंद्र कौशिक की जगह नबी अहमद साकिर हो जाता है। इस वजह से उनको पाकिस्तानी आर्मी में सेलेक्ट होने में भी बिल्कुल इजी था। और जब और फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका नबी अहमद साकिर और अमानत से एक बेटा भी होता है, आरिफ। तो इसी तरह से नबी अहमद साकिर पाकिस्तान में रह करके, पाकिस्तान की आर्मी में रह करके इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और इंडिया भेजते रहते थे। उसके बाद साल आता है 1981। 1981 में रविंद्र कौशिक को ये पता चला कहीं से कि श्रीगंगानगर में उसके छोटे भाई की शादी है। तो रविंद्र कौशिक ने ये बात रॉ को बताई, तो रॉ ने उनको जाने की इजाजत दी और उसके साथ ही साथ रॉ उनके आने, शादी अटेंड करने और जाने से लेकर के सारी चीजों का इंतजाम किया। चूंकि एक वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर थे और किसी को ये ना पता चले कि वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, शादी में उनका क्या वहां पे रिलेशन है, ये बहुत ही सीक्रेट था क्योंकि रॉ के एजेंट थे। तो रॉ ने तो रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की आर्मी में हज करने के नाम पे छुट्टी लिया और वो पाकिस्तान से सऊदी जाते हैं, फिर सऊदी से दुबई जाते हैं, फिर दुबई के रास्ते होते हुए उनको हिंदुस्तान लाया जाता है। हिंदुस्तान आते हैं, श्रीगंगानगर राजस्थान में अपने छोटे भाई की शादी अटेंड करते हैं। उसके बाद जब वो घर पे आते हैं तो घर वाले उनके ऊपर भी दबाव बनाते हैं कि बेटा तुम भी शादी कर लो, तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो चुकी है। तब रविंद्र कौशिक अपने घर वालों को पहली बार बताते हैं कि मैंने दुबई में अमानत नाम की लड़की से शादी कर ली है और मेरा एक बेटा भी है, अरीब। और जब ये बात उनके घर वाले सुनते हैं तो बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं कि रविंद्र कौशिक ने ऐसा कैसे कर लिया। फिलहाल घर वाले काफी नाराज होते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस रविंद्र कौशिक पुनः अपने काम पर लौट आते हैं। उसी दुबई, सऊदी वाया होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और आर्मी अपना ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से समय बीतता रहता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि रविंद्र कौशिक इंडिया रॉ के लिए इतने मतलब बहादुर एजेंट साबित हुए कि मतलब इतना उनकी इंफॉर्मेशन से हिंदुस्तान को इतना फायदा हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था उस वक्त, जो कि रॉ के एजेंट बनकर के पाकिस्तान में रह रहे थे। और इसी तरह से वो भारत को इंफॉर्मेशन देते रहते थे। तभी साल आता है 1983। 1983 में जब एक समय आता है जब पाकिस्तानी आर्मी को एक शक होता है कि हम जो भी मिशन अपना चालू करते हैं, जो भी मतलब इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस बात की खबर इंडिया को पहले ही कैसे लग जाती है, इंडिया पहले से ही कैसे अलर्ट हो जाता है या वो काउंटर कर देता है तुरंत। तब पाकिस्तान की आईएसआई ने पाकिस्तानी आर्मी का ही जासूसी करना शुरू किया और उसी वक्त 1983 में, क्योंकि भारत अपने बहुत सारे एजेंट को पाकिस्तान में वहां पर डिप्लॉय कर रहा था, उसी दौरान एक एजेंट थे इनायत मसीह, रॉ के ही। इंडिया उनको भेजती है पाकिस्तान। तो जब वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तभी पाकिस्तानी आर्मी उनको गिरफ्तार कर लेती है। और चूंकि वो यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जा रहे थे, नबी अहमद साकिर, रविंद्र कौशिक जो कि
उनसे पाकिस्तान में मिलने उनको कुछ डॉक्यूमेंट देना था और कुछ मैसेजेस वगैरह उनको बताने थे। तो जब पाकिस्तानी आर्मी इनायत मसीह को गिरफ्तार कर लेती है और उनको खूब टॉर्चर करती है, तो इनायत मसीह टूट जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद से नबी अहमद जाकिर रविंद्र कौशिक की पूरी पर्दाफाश हो जाता है और इनायत मसीह पाकिस्तानी आर्मी को बताता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं अपने एक एजेंट से मिलने, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का मेजर है। जब पाकिस्तानी आर्मी को ये बात पता चलती है कि पाकिस्तानी आर्मी के भीतर ही इंडिया के एजेंट बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब पाकिस्तान इनायत मसीह के ही साथ मिल करके एक स्ट्रेटजी बनाता है और इनायत मसीह से कहती है कि पाकिस्तानी आर्मी की ठीक है, तुम पाकिस्तान के जिना गार्डन में जहां तुम्हारी पहले से मुलाकात तय है, वहां पर तुम जाओगे मिलने उससे। और ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम हमसे भी तुम्हारी मुलाकात हुई है। तो जब अगली सुबह पाकिस्तान के जिन्ना गार्डन में रविंद्र कौशिक, जो कि नबी अहमद जाकिर के नाम पर से वहां पर मेजर थे पाकिस्तानी आर्मी के, और इनायत मसीह जो एजेंट थे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जा रहे थे, उन दोनों जब उस पार्क में मिलते हैं सुबह सुबह और डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान करते हैं, तभी पाकिस्तानी आर्मी चूंकि वहां पहले से छिपी हुई थी, नबी अहमद जाकिर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है और नबी अहमद जाकिर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उसके बाद पाकिस्तान की अदालत उन्हें फांसी की सजा सुना देता है। नबी अहमद जाकिर को काफी टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए, बहुत कहर ढाए गए, कितना भी उनको सताया गया, लेकिन रविंद्र कौशिक ने कभी मुंह नहीं खोला इंडिया के खिलाफ कि मैं यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, क्या कर रहा था। इससे बड़ी देशभक्ति की मिसाल और क्या हो सकती है। तो जासूसी की दुनिया का कहते हैं कि ये तरीका है कि अगर आप दूसरे देश में पकड़ लिए जाते हैं, तो उसके बाद आपका ही देश आपको पहचानने से इनकार कर देता है, और रविंद्र कौशिक के साथ भी वही होता है। जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में पकड़ लिए जाते हैं, तो इंडिया इनको पहचानने से ही इनकार कर देता है, और पाकिस्तान की सियालकोट में जब रविंद्र कौशिक थे, तब वहां पर भी अपनी महारत दिखाते हुए रविंद्र कौशिक अपने घर वालों के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं। दुबई के माध्यम से वो चिट्ठी उनके घर आती है और उनके पिताजी के पास जब उनके पिताजी वो चिट्ठी पढ़ते हैं, तो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है और घर में और किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया, पिताजी की अचानक कैसे उनकी डेथ हो गई। वो जो चिट्ठी थी वो उर्दू में लिखी थी और उर्दू सिर्फ रविंद्र कौशिक के पिताजी को ही आती थी उस घर में। कई दिन जब बीत जाते हैं, तब घर के किसी सदस्य की नजर उस चिट्ठी पर पड़ती है। जब उस चिट्ठी को खोला जाता है तो उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, तो श्री गंगानगर में ढूंढा जाता है कि उर्दू कौन पढ़ लेता है। तो उर्दू जब पढ़वाया जाता है, तब ये पता चलता है कि रविंद्र कौशिक ने उस चिट्ठी में ये बताया था कि मैं पाकिस्तानी आर्मी में मेजर था, इंडिया के लिए जासूसी कर रहा था और मैं यहाँ पर पकड़ लिया गया हूँ और मुझे यहाँ पर अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। रविंद्र कौशिक ने उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरी रिहाई के लिए दिल्ली में होम सेक्रेटरी से बात की जाए, भारत सरकार से बात की जाए, मेरी रिहाई संभव है और मैं भी अपने वतन वापस लौट के आ सकूं। तो उनके जो भी भाई बहन, जो भी रिश्तेदार थे, इस काम में लग जाते हैं और अपनी पूरी एड़ी चुटी के पूरा दम लगा देते हैं कि भारत सरकार उनको बचा ले, उनकी रिहाई के लिए बात करे, पहल करे। लेकिन भारत सरकार ने उनकी
कहीं भी कोई मदद नहीं की। तब रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक दया याचिका डाली और उसमें उस बात की गुहार लगाई गई। तब पाकिस्तान की कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और लगभग 16 साल रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान ही, चूंकि रविंद्र कौशिक को न तो समय से खाना मिलता था, न ही समय से दवा मिलती थी, बिल्कुल उनका शरीर कमजोर हो चुका था, तो रविंद्र कौशिक को टीबी की बीमारी हो जाती है और उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, वो सांस नहीं ले पाते थे। एक बार उन्होंने अपने खत में, जो कि दुबई के माध्यम से होते हुए अपने घर भिजवाया था, उसमें ये भी लिखा था कि अगर हो सके तो हमारे लिए टीबी की दवा भिजवा दीजिए, क्योंकि टीबी की दवा पाकिस्तान में नहीं है। तब उनके घर वाले किसी तरह से टीबी की दवा उनको भिजवाते हैं और रविंद्र कौशिक फिर दिन ब दिन उनकी तबीयत और भी खराब, नासाज होती रहती है और भी कमजोर होते जाते हैं। उन्हीं चिट्ठियों में जब भारत सरकार कोई मदद नहीं करती है, तब रविंद्र कौशिक एक चिट्ठी और लिखते हैं और उस चिट्ठी में उनकी एक नाराजगी भारत सरकार को जाहिर करते हैं। कहते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि हमारी देशभक्ति का ये सिला मिलेगा, लेकिन मैं भारत से वादा करता हूं कि हमारे ऊपर कितना भी जुल्म ढाया जाए, हमें कितना भी टॉर्चर किया जाए, मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगा, मैं कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं। इससे बड़ी देशभक्ति की मिसाल और क्या हो सकती है। रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान की सियालकोट की जेल में थे, तभी रेडियो पर उस वक्त एक प्रोग्राम आता था, मिट्टी की खुशबू। कहते हैं कि उसी मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम में ही रविंद्र कौशिक को पहली बार अपने घर वालों की जानकारी मिली। उन्हें तब पता चला पहली बार कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है, मौत हो गई। उनका परिवार पूरा बिखर चुका है, सब सड़कों पे आ गए हैं और उनका परिवार अब श्री गंगानगर से जयपुर शिफ्ट हो गया है। कोई भी परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने वाला नहीं बचा है। पाकिस्तान की अदालत रविंद्र कौशिक को 16 साल की, चूंकि वो उम्र कैद की सजा सुनाती है, तो पाकिस्तान की जेल में रविंद्र कौशिक 16 साल बिताने के बाद कहते हैं कि जब वो पहली बार गिरफ्तार हो गए थे, जेल में गए थे, तब उनकी जो बीवी थी अमानत, वो पहली बार उनसे एक बार मिलने आई। उसके बाद फिर दोबारा उसने कभी लौट के उनके पास नहीं गई। रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान की जेल में थे, तभी रॉ के एक और एजेंट वहां पर गए। उनका नाम था कयामत राही। कयामत राही, जो कि बाद में रिहा कर दिए गए, वो अपने वतन वापस लौट के आ गए। कयामत राही ने रविंद्र कौशिक के जेल के आखिरी दिनों की कहानी बाद में बताई। बहुत हृदय विदारक कहानी थी। उन्हीं कयामत राही के माध्यम से रविंद्र कौशिक ने अपने बीबी और बेटे की तस्वीर अपने घर पे भिजवाई, ताकि अगर उनके बीबी और बेटे कभी हिंदुस्तान जाना चाहें तो उनके परिवार के लोग उनको पहचान सके। अंततः 16 साल पाकिस्तान की जेल में काटने के बाद सन 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आपके लिए लाते हैं।
लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।